बचाने के लिए लेकर के मोदी और योगी सरकार सारी लग जाती है। क्या हनुमान जी ने यही काम किया था? क्या भगवान राम ने यही काम किया था? इसीलिए रावण जैसे राक्षस को खत्म किया था कि वो महिलाओं पे अत्याचार बजा की ओर बढ़े। नमक को जिसमें ये हमको समझना होगा। जो कि मणिपुर की घटना आप सबके सामने है, उसकी चर्चा होने नहीं दी। गरीबों के मुश्किल से 5 या 6 सेकंड नरेंद्र मोदी बोले उस पर, उसके बाद में बोले ही नहीं, पूरा सब खत्म हो गया। आज भी अभी 2 दिन 3 दिन पहले 2 हत्याएं और भी, वहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उन पर उनके साथ बलात्कार करके उनको जान से मार दिया। यही राम ने इसीलिए रावण को मारा था। और वहां का मुख्यमंत्री उसको कहते हुए शर्म नहीं आई, कहता है कि ऐसी घटनाएं तो मणिपुर में बहुत हुई है, होती रहे। ये समझना होगा ये कैसे राम भक्त आ गए हैं आप। अरे कौन कहता है आप राम का नाम ना लो? भगवान राम ने भी ये नहीं कहा था कि मेरे नाम पे आप खून बहाओ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कहीं इंसानियत का खून होता है, अगर किसी महिला की इज्जत लुटती है, अगर किसी गरीब का शोषण होता है, उसके खिलाफ हमें चाहे वो भी हथियार उठाना पड़े तो हमें सबको उठा लेना चाहिए। आज हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, या राष्ट्रवाद इसी को कहते हैं। ये जितने हमारे इस गोल चक्र में, ये धरती माता की गोद में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हम शहीद बैठे हैं, क्या ये हिंदू धर्म के हैं? उस समय क्यों अंदर नहीं किया गया था? क्यों नहीं कहा गया कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई मत करो, वो आज़ादी की लड़ाई मत करो? क्यों दलितों को नहीं रोका गया कि तुम इस लड़ाई में मत जाओ? आज तुम दलितों का सम्मान भी करते हो और कहते हो हमने दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बना दी, और उसको मंदिर में जाने से रोक देते हो, नई संसद का उद्घाटन करते हो, उसको बुलाते नहीं हो, और उसके भाषण को भी उपराष्ट्रपति से पढ़वाते हो। ये कैसा तुम्हारा दलितों का सम्मान है? लेकिन नहीं, ताली बजाते हैं। हमारे योगी मोदी बहुत अच्छे हैं, राम भक्त है, राष्ट्रवादी है, ये हमको सोचता है। साथियों, सारी चीजें सब लोगों ने कह दी, लेकिन मैं 2 महान विभूतियों के जीवन परिचय में थोड़ा सा लेकर आया हूँ, क्योंकि हमें इनके बैकग्राउंड को सामने लाना चाहिए। इनके परिवार में कौन कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा, हमारी याद नहीं आ रही, लिख के आया हूँ, वो पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी जी के जो 154वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं, हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ वो गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक जिले के मध्यवर्गीय परिवार 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। हमारे देश के अंग्रेजों से आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी द्वारा देश हित में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन प्रमुख रहे, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के जड़ें खोखला करने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के लिए मजबूत नेतृत्व किया। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, खून खराबा की लड़ाई को कतई पसंद नहीं। गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण में अंग्रेजों द्वारा किसानों से
नील की खेती जबरदस्ती कराए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया। इस समय वहां पर चंपारण में जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई। वैसे पिछले अभी इस सरकार ने फरमान जारी किया था किसानों से कि आपको धान की फसल रास्तों पर जहाँ पानी ज्यादा जरूरत है वहाँ धान खूब होती है, दूसरी फसल नहीं। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो फसल हम चाहे वो किसान पैदा करे। ऐसे ही अंग्रेज कहते थे कि आप नील की खेती पैदा करो, तो इसके खिलाफ हमारे महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। ऐसे ही अहमदाबाद गुजरात में मिल मार्गों द्वारा किए जा रहे मजदूरों के शोषण के खिलाफ सन 1918 में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों द्वारा अपनाई जाने वाली जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सन 1918 में ही आंदोलन किया। सन 1919 में असहयोग आंदोलन और 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा माना और उनके पीछे पीछे पूरे देश ने महात्मा गांधी को महात्मा के रूप में स्वीकार किया। गांधी जी का उन अपने आचरण से महात्मा होने की पात्रता बार बार अर्जित करते रहे। इसी तरह माना जाता है कि सन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो के एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता का नाम दिया था और तभी से पूरा देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारने लगा। 3 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में पूजा करके सीढ़ियों से बाहर आते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुख्यात कार्यकर्ता नाथूराम गौडसे ने घात लगाकर हत्या कर दी। मरते समय गांधी जी के मुख से निम्नलिखित भजन की पंक्तियां निकली। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उस पंक्तियों की पढ़ते पढ़ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने प्राण त्याग किए। बाकी ये सब सिलसिला महात्मा गांधी के वालों ने जीवन पर से मैंने किया। अगर इसमें कहीं कुछ छुट्टियाँ हो तो ये क्षमा प्राप्त। अब हमारी दूसरी जो महान विभूति है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और उनकी है 119वीं जयंती। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ। उनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव तथा माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती ललिता श्रीवास्तव था। उनके बेटे का नाम अनिल शास्त्री और पोते का नाम सुनील शास्त्री और परपोते का नाम हरि कृष्ण शास्त्री है। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का नाम लाल बहादुर वर्मा था। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री वो 9 जून सन 1964 से 11 जनवरी सन 1966 अपनी मृत्यु तक लगभग 18 माह तक भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। आज़ादी के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में पहली बार महिला संवाहकों कंडक्टरों की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री के होने के बाद भी उन्होंने भीड़ की नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछारों का प्रयोग कराया। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952 और 1957, 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए कठिन परिश्रम किया। शास्त्री जी के शासनकाल में भारत पाक युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इससे 3 साल पहले चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। खास करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते को रात में ही रहस्यमय परिस्थिति
समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी सन 1966 को इराक में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का रहस्य रह गया, पता नहीं चला कैसे क्या किया। उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन परिचय। साथियों, हम मैं उस शेरों के साथ आप लोगों का स्वागत करते हुए बाकी घोषणा जो करेंगे वो हमारे गुप्ता जी करेंगे। मुझे आप लोगों से बात कहनी है। पहले तो मैं कहता हूँ कि खुद मिट गए लेकिन न मिटने दी वतन की आबरू। इन बर्दाश्त शहीद आने वतन को मेरा वारस। वही बदतमीजी कर रहे हैं आज भरे फिर चमन में। साथियों, आंधी उठाने का जमाना आ गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को। धरती बाटी सागर माता पर मत बांटो ईमान पूजा। दूसरा है साथियों, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं दे। हम घर में बैठे रह जाए और कह रहे हमारा शोषण बंद हो जाए, महंगाई कम हो जाए, महिलाओं सुरक्षित हो जाए। नहीं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो प्रोग्राम मचा। जब तक हम शोर नहीं बचाएंगे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जय साथियों, और कोई साथी कुछ बोलना चाहते हैं? मन में संकोच मत लीजिए, टाइम तो लग ही रहा है। और अगर कोई साथी मन में लेके कुछ चाहे कि हम बोल नहीं पाए, यही तो लोकतंत्र है, यही तो हमारा संविधान है। सबको बोलने की आज़ादी, सबको जीने की आज़ादी, सबको पढ़ने की आज़ादी, सबको रहने की आज़ादी, सबको कमाने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। और आज हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है। और जो पहले हम शुरुआत किए थे कि सरकारों का जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य पूरा नहीं कर सकती, इसलिए हमारी पार्टी को गठन करने की जरूरत पड़ी है। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी को गठन करने में जो महत्वपूर्ण साथी हैं, उन्होंने 7 वर्ष पहले मेहनत किया। जब हम विचार कर रहे हैं कि सरकारें नहीं कर रही हैं कुछ, तो हम पार्टी बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, तो हम कैसे करेंगे? हम लोग 7 वर्ष इस पर मंथन करके ये रिजल्ट निकाला कि कर सकते हैं। हमारे देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर किसी साथी को, अधिकांश लोगों को, 99% लोगों को तो समझ ही नहीं। वो ये सोचते हैं भगवान के भरोसे बीमारी होती है, भगवान के भरोसे हमारी नौकरी मिलती है, भगवान के भरोसे हमारे दिन का फसल होता है। ये तो माना जा सकता है किसान का अब तो भगवान भरोसे। आंधी आ गई, ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, किसान से बड़ा दिल दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो सब मिट्टी में डाल देता है, वो भगवान भरोसे ही है। पर सवाल ये है कि जिस सरकार को हम वोट देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसका क्या कर्तव्य है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी पार्टी ने ये पहले तय किया कि हम कैसे कर सकते हैं। तो गर्भ में आने से लेकर स्वर्ग में जाने तक का हमारी पार्टी ने एक योजना बना दिया। टेंशन फ्री समाज बना देना है, सबकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। और ये 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक 16 सूत्रीय मांग पत्र दे दिया है कि हाँ तो करो ना तो हटो। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी संभव कर सकती है। घोषणा पत्र में तो 3 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी ने जो योजना बनाया है कि अगर हमारी चुनौती को स्वीकार करे प्रधानमंत्री और रिजाइन कर दे, तो जितना दिन में कहेगा उतने दिन में लागू करने की योजना है हमारे पास। एक तो पहला कंडीशन रखा है कि जो भी प्रधानमंत्री बने वो सुप्रीम कोर्ट से
शपथ पत्र दे कि नहीं 3 वर्ष 5 वर्ष का सरकार बनता है, सब अपनी घोषणा पत्र के लागू करने का आह्वान करते हैं। अगर वो 3 वर्ष में नहीं लागू करता है तो उसकी पार्टी की सरकार बर्खास्त, उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द, उसकी संपत्ति जब्त। अब प्रधानमंत्री के लाइन में देश में कितने लोग हैं, लेकिन हमारी पार्टी कह रही है कि ये कंडीशन हमारी पार्टी पहले मानने के लिए तैयार है और नरेंद्र मोदी को दिया गया है कि फुल बहुमत में हो और बहुमत के गुरूर में जो मर्जी किए जा रहे हो और लोग ताली बजा रहे हैं मजबूत सरकार का। ये नहीं सोच रहे हैं कि मजबूत सरकार ये शेर की तरह रक्षक बन गया है, ये सुरक्षा के जगह राक्षस का काम कर रहा है। तो ये कह दिया गया है अपने मांग पत्र में कि ये किया जा सकता है और हमारे मांग पत्र पे, घोषणा पत्र पे कुछ सरकारें या तो बनावटी नारा दे रही हैं कि कैसे कर रही हैं, कुछ नकल तो आ रहा है। हमारी पार्टी ने जो नारा दिया है, जच्चा बच्चा की सुरक्षा 2 वर्ष तक सरकारी खर्चा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं है। अब कोई सरकार कह रही है कि गर्भवती महिलाओं को इतने हजार देंगे, कह रहे हैं। अगर हमारी पार्टी कह रही है 2 वर्ष तक सरकारी खर्चा और कोई कुछ देने को कह रहा है, ठीक है। हमारी पार्टी कह रही है IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पढ़ने की करो तैयारी, सरकार की फुल जिम्मेदारी होगी। जो जिसको पढ़ना है समान अवसर मिलेगा, संपूर्ण अवसर मिलेगा और पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब कोई सरकार कह रही है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एडमिशन की चिंता मत करना। अगर कुछ नकल कर रहे हैं, कुछ नकल से अकल आ रही है तो अच्छी बात है, ना ज्यादा तो थोड़ा तो कह रहे, करे चाहे ना करे, प्रचार तो कर रहे हैं जनता के पैसा से। टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट तो हो रहा, मुझे नहीं पता हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी प्रकार से हमारी पार्टी ने स्वास्थ्य के लिए हर गांव में इमरजेंसी सेवा समिति हॉस्पिटल की बात किया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमारी पार्टी ने कहा 3 वर्ष में बेरोजगारी खत्म और सबकी नौकरी सरकारी, चाहे वो खेत में काम करे, खलिहान में करे, फैक्ट्री में करे, सरकारी संस्थान में करे, सबकी नौकरी सरकारी हो सकता है। ये तुझे जरूरी नहीं है सरकारी संस्थान में ही सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भी सरकारी एम्प्लॉय हो जाएंगे, मालिक वही रहेगा। ऐसा कुछ योजना हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने बनाया है। अब सवाल ये है, और बातें हैं, अब ये कहते हैं एक देश एक नीति, हम कहते हैं एक देश नीति, तब पूरे देश में 5,000 बुजुर्गों को पेंशन दो। जितने भी पेंशन वाले हैं उनका 5,000 पेंशन करो, कहीं 400 है, कहीं 800, कहीं 2,500 है, कहीं 3,000 है। ऐसा है तो एक देश एक नीति कैसे हुआ? इसी प्रकार से अभी एक बिल ला रहे थे, पता नहीं लाए कि नहीं लाए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता को धर्म से लड़ाने की तो थोड़ी समान नागरिक संहिता, या एक धर्म पे हमला करने के लिए समान नागरिक संहिता ला दो। समान नागरिक संहिता सब एक जैसा पढ़ाओ, सबको नौकरी दो, योग्यता के अनुसार सबका इलाज बराबर करो, तब ना होगा सम्मान। एक तरफ तो 1% लोगों में 75% संपत्ति इकट्ठी हो गई है और एक तरफ लोग बेरोजगारी के आग में झुलस रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो ये समान नागरिक संहिता किस बात का होगा? तो ये तमाम चीजें हैं। अब लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा कि जो सरकार कहती है ये संभव नहीं है। सुरक्षा के सवाल पर हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है भाई सरकार सबकी सुरक्षा थोड़ी कर सकती है। काहे को आए थे भाई सरकार में? वोट लेने के लिए तो कहते हो हम सब जिम्मेदारी लेते हैं, सुरक्षित हाथ में देता है। इसी प्रकार से मणिपुर के सवाल पर भाई आप जिम्मेदारी नहीं लेते, रिजाइन करो। जिस पटेल को खड़ा करते हो नेहरू के खिलाफ, जब गांधी की हत्या हुई थी तो पटेल ने रिजाइन कर दिए थे।
कि हम भाई सुरक्षा नहीं दे पाए। यहाँ रोज हत्याएं हो रही है, आप रिजल्ट को नहीं देते जब पड़ेंगे रास्ते पे चलने वाले बनते हो। रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, एक दुर्घटना में रिजाइन दे दिए थे, और रेल मंत्री रहते समय कहीं जलसा में सभा में जाना था तो ये अपने माता जी को बताए नहीं थे कि मैं रेल मंत्री हूँ। उनको उचित स्थान मां होने के नाते आज के नेता क्या करते हैं? बराबरी, सबके बराबरी, कोई भेदभाव ना कहे, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री अपने मां को भी उस हिसाब से जो सम्मान देना चाहिए था, लोग क्यों नहीं ना उठे हमारे तरफ, नहीं किए थे। ये तमाम चीजें हैं, ये जितने लोग हैं या इसमें जो नहीं है, आज़ादी के आंदोलन लड़े, हम किसी को नीच ऊंच आगे पीछे कम ज्यादा विचारधारा के आधार पर हम तुलना नहीं करते हैं। क्यों? आज़ादी की आंदोलन समाप्त हो चुका है। अगर हम आज़ादी के आंदोलन का विश्लेषण करते हैं तो आज हम वहीं उलझ के रह जाएंगे, कौन बढ़िया किया, कौन कम चला, कौन ज्यादा चला, कौन गर्म था, कौन नरम था, सबको मिला के गांधी लेके चलते थे। जब पटेल रिजाइन दे दिए थे तो नेहरू बोले पटेल रिजाइन वापस लो। पहले गांधी थे तो हम लोगों को मना के चलते थे, अब गांधी रहे नहीं, हम लोगों का झगड़ा कौन फैसला करेगा, कौन बनाएगा? देश को हम दोनों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए रिजाइन वापस लो, देश हम लोग मिल के चलाएंगे। पटेल रिजाइन वापस लिए। अगर इनके अंदर मतभेद होता, मनभेद होता, अब आपस में जलन होता तो एक दूसरे को बात नहीं मानता, देश को आगे नहीं बढ़ाता। नेहरू ने जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी सरकारी संस्थान लगाए, बाद में इंदिरा ने लगाया, कार्यकाल कम था लाल बहादुर शास्त्री का, ये भी कुछ लगाए, सब ने कुछ कुछ लगाया, लेकिन सबसे ज्यादा जो निकम्मा, चोर, बेईमान, हरामी जो है आज के प्रधानमंत्री, एक भी नहीं लगाया है, 37 बेच दिया, एक भी सरकारी संस्थान नहीं लगाया है। और ये कहता 70 साल क्या किया? 70 साल में देश के पास जो आया, जो संपत्ति बना, वो सब बेच दिया ये। और उसके ताली बजाने वाले लोग, ना समझ लोग, जिसको अंध भगत कहा जाता है, जिनको ज्ञान नहीं है, आज ये लोगों को समझने की जरूरत है। आज की मीटिंग में हम चाह रहे थे एक फैसला लिया जाए जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन धरना लगाने का, जो हमने प्रधानमंत्री को 16 सूत्री मांग पत्र दिया है। उस मांग पत्र में प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आया है। वो नकल तो करके इधर उधर बाहर से निकाल रहे हैं सब, लेकिन हमारे मांग पत्र पर कोई जवाब नहीं आया है। और जो नया नया आंदोलन खड़ा हो रहा है, चाहे वो किसानों का, हम किसानों का, किसान के लिए हमारी पार्टी खाद, बिजली, पानी, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसान को खाद, बिजली, पानी पूरा मुहैया होगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, छोटा किसान है, बड़ा किसान है, मझोला किसान है, जमीन के आधार पर उसकी जितनी जरूरत है, क्योंकि किसान को पूरा मिलेगा तो पूरा देश का फायदा होगा। रोटी तो सबको खाना है भाई। अगर किसान का उपज सस्ता होगा तो उसका फायदा सबको मिलने वाला है, अमीर को भी, गरीब को भी। इसलिए किसान को बचाना जरूरी है। किसान बचेगा, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया था कि सुरक्षा जरूरी है विदेशी आक्रमण से, और जिंदा रहने की अनाज जरूरी है। इसलिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इस चीज को मानने के लिए हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी है, 20 सूत्री है। हमारी पार्टी कह रही है कि हर नौजवान को 2 बरस देश की सेवा में लगना है। वो जो योग्यता लेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, जो पढ़ेगा, जो बढ़ेगा बनेगा, लेकिन 2 बरस देश के सेवा में सबको जाना है।
और ये कसौटी बंद जाएगी। ऐसा नहीं कि अडानी और टाटा बिरला और अंबानी फंबानी के बेटे देश की सेवा नहीं करेंगे। मलाई वो मारेगा, किसान का बेटा जाएगा शहीद होने के लिए। इसलिए अडानी पड़ानी को भी लाइन में लगना पड़ेगा हमारे अखिल भारतीय मानवतावादी। और कहते हैं पैसा के बगैर नहीं होगा। हमारी पार्टी ने ऐसा योजना बनाया है कि जो मिनिमम खर्चा है ना इलेक्शन लड़ने का, नामांकन फीस इत्यादि, वही खर्चा लगेगा, बाकी खर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार बनेगा उसको समझाया जाएगा और चल पड़ेगा तो जीत जाएगा। आखिर वोट किसका है भाई? और जनता के लिए आप काम करोगे तो जनता वोट नहीं देगी। लेकिन उसके ऊपर भूत बैठा दिया गया हिंदू मुसलमान का, उसके ऊपर भूत बैठा दिया गया है 500 का नोट दूंगा तो वोट दे देना। उसको आदत पड़ गई। आज हमारे देश के लोगों की ऐसा भावना बन गया है, ये जो कुछ लोग 2-4 करोड़ 5 करोड़ जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान मजदूर छात्र नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितना है अंधभगत, उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो पहले भी गुलाम था, आज भी गुलाम है और वो गुलामी का कारण बनेगा, वही मुफ्त गुलामी का कारण बनेगा। इसलिए जरूरत है कि जो लोग समझ रहे हैं, जो जागरूक हैं, उनको हिम्मत करके आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीदवार बनने के लिए पैसा की जरूरत नहीं। ऐसा टेक्निक तैयार हुआ है, इसीलिए हमारी पार्टी को गठन करने में किसी पैसे वाले को नहीं जोड़ा गया। वो पैसा लगाएगा तो अपनी अक्ल चलाएगा। यहाँ पैसे वाले का अक्ल नहीं चाहिए। पैसा कमाने का बहुत अक्ल है। ये अडानी पड़ानी जो बाद में पैदा हुआ 1984 में ऐसा योजना बना दिया था, जिसको धीरू भाई अंबानी लेके चला आगे बढ़ गया, वो बना दिया। लेकिन हमको मुनाफा कमाना नहीं था, इसलिए नहीं। अब सवाल ये है कि बहुत आसान है, 1 मिनट में आप समझ जाएंगे कि सत्ता में कितनी दम है। हमारे देश का प्रधानमंत्री सबको समझा दिया है कितना पावर है। पहले समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो समझते हैं उनको समझ में आ गया कि सत्ता में कितना दम है। एक भाषण देता अचानक देश रुक जाता है। एक भाषण देता है अचानक नोट बंद हो जाता है। एक भाषण में इतना दम है। एक भाषण देता पूरा देश ताली ताली बजाने लगता है। एक ही भाषण देता, इसमें दम है ना। बाहर निकलो पुलिस कूट के रख देगी, इसमें दम है। एकता में बल होता है, सत्ता में बल होता है, सत्ता संगठित होता है। एक भाषण में ये सब हो सकता है, तो एक भाषण में बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हो सकता है ना? नियत होना चाहिए। एक भाषण में किसान का MSP गारंटी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। एक भाषण में सभी बच्चे बढ़िया क्वालिटी से पढ़ सकते हैं, हो सकता है। इधर अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने इसका बना रखा पहले। ये एक भाषण में लागू हो जाएगा, फिर नरेंद्र मोदी रिजाइन करेंगे। हमने अपने भाषण में कहा है, हमने अपने मांग पत्र में दिया, अपने पर्चा में दिया है। ये जो इंडिया अलायंस बनी है, इन नेताओं को लिख के दे दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार से अगर नहीं हारा 2024, तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने वाला है। भाई हमारी पार्टी में तो कुछ है ही नहीं। हमने कहा, उनको साफ साफ लिख के दिया है, बहुत सारा पॉइंट दिया है, उसका नकल तो कर रहे हैं। ऐसा लोगों बना दिया है इंडिया वाले कि हम नहीं भेजा। हमने कहा कि झगड़ा खत्म करो, इमरजेंसी से सबक लो। इमरजेंसी के खिलाफ जेपी आंदोलन हुआ पूरे देश में और सब पार्टी कौन हो गई और जनता पार्टी के नाम पर सब उम्मीदवार बन गए और कांग्रेस इंदिरा गांधी की तानाशाही हार गई। इसी प्रकार से सब एक दूसरे को तो बदनाम है, चोर चमार कहते हो, तो उस नाम पे तो लड़े हुए आपस में। इसलिए सब नाम खत्म करके ABNP के नाम पे सब लड़ जाओ। उनको अच्छा नहीं लगेगा, ABNP नहीं माने, इंडिया कर लिए। अब इंडिया में भी आ गया, भारत इंडिया के तमाम
पिक्चर में है, आप लोग समझते रहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी सीट शेयरिंग में भी आपस में लड़ेंगे, सीट शेयरिंग का भी हम झगड़ा खत्म कर दिए थे। हमने कहा किसी भी पार्टी का हो, विपक्ष का जीता हुआ उम्मीदवार और नंबर 2 का, सब जगह उम्मीदवार पहले ही घोषणा कर दो। और अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी पर टेक्निक है, ऐसा देश में खड़ा हो जाएगा। ये बोला था ना, क्या लेके फकीर है, क्या लेके चल रहे झोला, ये चुनाव क्या लड़ेगा, ये झोला लेके पहले ही भाग जाता। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने ऐसा कुछ बना रखा है योजना, ये भाग जाता। लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सब अपने अपने वर्चस्व के लड़ाई में है, अपने अपने जैसे नरेंद्र मोदी आरएसएस बीजेपी गुरु में है, वैसे ये भी अपने गुरु में अलग अलग है। सब प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो सब हार जाएंगे। और ये कंडीशन कि प्रधान सरकार चाहे किसी की बने, ये कंडीशन रखो, प्रधानमंत्री वो बनेगा जो 3 वर्ष में लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। नहीं तो सरकार बर्खास्त, उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द, उसकी संपत्ति जब्त। प्रधानमंत्री का कंडीशन रखोगे तो आप नीचे तक कंडीशन तय करके कोई भी काम करोगे तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, अपराध भी खत्म होगा और पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अगर जंतर मंतर पे आपको धरना लगाना चाहते हैं तो अपना यार दोस्त जोड़े, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। हम कुल 10 आदमी बैठेंगे, सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठेंगे। कुछ साथ बैठने से कोई फायदा नहीं। सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जंतर मंतर पे बैठेंगे। कुछ और टेक्निक है, जंतर मंतर पे 10 आदमी, कुछ ऐसा योजना बनाया गया है कि पूरा देश में पैगाम जाएगा और सब कुछ हो सकता है। तो हम सोच रहे हैं भाई 10 आदमी को बीच बीच में रेस्ट भी चाहिए ना, तो कुछ आप 20-25 आदमी तैयार हो जाए, बदल के जाए, लेकिन 10 का आंकड़ा पूरा होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग तैयार हो जाए, रोजी रोजगार करने वाला है मजदूर किसान, तो वो तो वैसा बनेगा नहीं। जो लोग घर से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं वो लोग तैयार होइए, ताकि 10 आदमी जंतर मंतर पे डेली बैठे और वहीं से नरेंद्र मोदी को ललकार करके देश की राजनीति को दिशा दे करके एक ऐसा चीज बनाने का योजना बनाया है जो किया जा सकता है। और कोई भी साथी कहीं जो उम्मीदवार बनने की हिम्मत करो, इलेक्शन जिताने की टेक्निक पार्टी का है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी को धन्यवाद करते हुए, हमारी पार्टी का जो यूट्यूब चलाते हैं वो इशारा कर रहा है कि भाई लोग सब्सक्राइब करें, उससे शायद कुछ पैसा कमाने का सवाल नहीं है, ना ही सब्सक्राइब है। सवाल ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, समझें और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के यूट्यूब को देखो, सुनो, समझो और नरेंद्र मोदी को ललकारो। नरेंद्र मोदी भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे और शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। सभी स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों को सत नमन करते हैं। इसी के साथ आज का सभा का समापन करते हैं और एक कप चाय और पी के जाइएगा।